आज हम जो कवर करेंगे वो मोस्टली है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो लेट्स से एक रीजन है जहां पे यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो लाइंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे कि पैरेलल रहेंगे फील्ड लाइंस। पैरेलल रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। परफेक्ट, पैरेलल रहेंगे। तो ऐसे ही एक यूनिफॉर्म फील्ड में लेट्स से हमारा एक डाइपोल है and let's say that dipole is oriented like this, plus q and minus q। इस फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस क्यू को फोर्स आगे फील होगा, मेरा क्लेम है, और वो क्यू इंटू ई होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। टू बी एग्री ऑन दिस? यस सर। तो इसको फोर्स फील होगा आगे क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज को फोर्स फील होगा क्यू ई इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना हुआ? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो सिस्टम के सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जीरो की सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका जो भी वेलोसिटी रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, अब मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है, इसका मास m1 है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इधर मास कुछ m2 है। तो क्या जरूरी है क्या कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे ही लाई करे डाइपोल के, कि वो नो सर, अलग हो सकता है। अलग भी हो सकता है? तो मैं जनरल कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम let's say is at a distance of L1 from this side and at a distance of L2 from this side, right? So these are the distances of center of mass from the two charges, and let's say this angle is theta. So now if I talk about torque, if I talk about torque, this angle is theta, so force has two components, QE cos theta, QE sin theta, and this angle is also theta, so it will have QE cos theta and QE sin theta. Since acceleration of center of mass is zero, therefore center of mass is an inertial frame or a non-inertial frame. Center of mass, इनर्शियल। inertial, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम है फिलहाल। तो अगर हम टॉर्क लिखना चाहें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम का है, कॉस थीटा की साइन थीटा? कौन टॉर्क क्रिएट करेगा सीओएम के अबाउट? कॉस थीटा साइन थीटा। कंपोनेंट। साइन थीटा परफेक्ट। क्रिएट करेगा। तो क्यू ई साइन थीटा इंटू L2, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस है L2। अच्छा, किस सेंस में क्रिएट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। परफेक्ट। ये वाले क्यूई के वजह से भी जो टॉर्क क्रिएटिंग कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा की साइन थीटा?
उसमें भी साइन थीटा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लेंथ L1। L1 और टॉर्क का सेंस बता दो उसका। क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉक। यानी टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, L1 प्लस L2 को L लिखा जा सकता है क्या? यस सर। So let's write L1 plus L2 as L. So torques about center of mass. Q into L को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, चार्ज इंटू लेंथ। यस। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा तो दो पॉसिबिलिटीज है। या तो हम इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं, या हम इसको E क्रॉस P लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड यही होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड P साइन थीटा है, करेक्ट। लेकिन इनमें से एक को एक्सेप्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पी वेक्टर इधर है क्योंकि वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, और ई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, पी क्रॉस ई का सेंस क्या है और ई क्रॉस पी का सेंस क्या है? पहले पी क्रॉस ई का सेंस बताइए। पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई रहेगा तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स उसका वो रिजल्ट आएगा। इसका मतलब सेंस कैसा होगा इसका? पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और ई क्रॉस पी? एंटी क्लॉकवाइज। आपके टॉर्क का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है ये सही एक्सप्रेशन है और ये गलत एक्सप्रेशन है। So from now onwards, torque about center of mass will be P cross E, and magnitude wise it will be P into E into sine theta. If I want torque to be maximum, it will be P into E, and this will happen when sine theta is 1. That means theta should be 0. Oh, sorry, 90. Do we agree on this? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। लेट्स से फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। नेट फोर्स तो 0 हो गई, ये हमने पहले ही पता कर लिया। इस केस में टॉर्क बता सकते हैं कितना होगा? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल कितना होगा? जीरो नहीं होगा सर। परफेक्ट, 0 होगा। अच्छा। तो नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब है क्या, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये? नेट फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0, मतलब ये एक इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ये सॉल्व। यस सर। अब हमें कैटेगराइज करना है कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो एक काम करते हैं, इस डाइपोल को उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं।
तो जब हमने इसको डिस्प्लेस किया क्लॉकवाइज सेंस में, तो टॉर्क का सेंस बताओ किधर होगा, टॉर्क किधर बनेगा पी क्रॉस पी से? पी क्रॉस ई का सेंस कैसा होगा अभी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, परफेक्ट। इसका मतलब है आपने क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट दिया, टॉर्क आपको एंटी क्लॉकवाइज वापस ले जाना चाह रहा है। याद है जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से और वापस उसी की तरफ हमको ले जाना चाहे कोई चीज, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कैसा होता है? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब हम चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रहा है। ठीक है, अगला केस देखते हैं। इस बार इस ओरिएंटेशन में एंगल बिटवीन दी टू बताओ तो कितना, बता दीजिए एंगल बिटवीन दी टू। 180 डिग्री। परफेक्ट, 180 डिग्रीज। एफ नेट तो 0 था ही, अगर एंगल बिटवीन देम इज 180 तो टॉर्क कितना बता दीजिए? फिर से सर जीरो नहीं होगा? बिल्कुल, तो फिर से टॉर्क 0। इसका मतलब ये फिर से एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो आगे फिर कैटेगराइज करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। हमने इसको डिस्प्लेस किया क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, sorry। अच्छा, पी क्रॉस ई का सेंस बता दीजिए ईशा। पी क्रॉस ई? क्लॉकवाइज। नहीं, वो तो लार्जर एंगल हो गया, क्रॉस में हमेशा स्मॉलर एंगल से घुमाते हैं, करेक्ट। अच्छा यस सर। तो क्या सेंस बनेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यानी टॉर्क आपको वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पे ले जाना चाहता है कि उससे और दूर करेगा? आपने उसको डिस्प्लेस किया, इधर भेजा, वो बोल रहा और दूर ले जाते हैं, वापस नहीं ले जाएंगे जहां था, और दूर ले जाएंगे, ये और नो? यस सर। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल की अनस्टेबल? स्टेबल। ना, आप जब अच्छा। डिस्प्लेस करते हैं अगर, अनस्टेबल अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो आपको वापस ले जाता है तो स्टेबल होता है, अभी उसको फर्दर दूर ले जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डू वी एग्री ऑन दिस? यस ठीक है, सर। ओके। एक रीजन है जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहाँ एक डाइपोल है। डाइपोल में दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और वो एक एम मास के रॉड से जुड़े हुए हैं जिनका लेंथ है एल। और उस मास का सेंटर ऑफ मास, उस रॉड का सेंटर ऑफ मास, ये काम करते यूनिफॉर्म रॉड है। पहले यूनिफॉर्म पे काम करते, यूनिफॉर्म रॉड है ये। इग्नोर मासेस ऑफ दीज चार्जेस, उनके कोई खास मास नहीं है, लेकिन हाँ एक डाइपोल की तरह ये बिहेव कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करके रखता है वो रॉड। ठीक है, when the dipole is slightly rotated and released,
प्रूव दैट subsequent motion is SHM and get the time and find the time period and find the time. एक बार ट्राई करिए एंड देन वी डिस्कस. सर एसएचएम का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो फिर हम उसका कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ठीक है. थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं. ठीक है. अगर हम किसी चीज को हल्का सा टिल्ट करते हैं, एंगुलर एसेशन की बात करते हैं, और अगर मेरा टॉर्क इस तरह का आ गया, इस फॉर्म का टॉर्क अगर रेस्टोरिंग हो गया, रेस्टोरिंग मतलब हमको उस पोजीशन से दूर ले जा रहा है कि वापस उसी पोजीशन पे ले जाएगा. वापस उसी पोजीशन पे ले जाएगा। और अगर वो प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, अगर मैंने ये दो चीजें प्रूव कर दी, तो मैं बोल दूंगा कि सब्सिक्वेंट मोशन इज एसएचएम. तो पहले ये काम करते हैं. हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट को मैं, मैग्नीट्यूड को मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू एल. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. नो सर। क्यू इंटू एल, परफेक्ट. ये हमारा ई का डायरेक्शन है. हम थोड़ा सा डाइपोल को टिल्ट कर देते हैं. क्वेश्चन में लिखा है स्लाइटली टिल्टेड. तो स्लाइटली का मतलब थीटा एंगल बहुत बड़ा कि बहुत छोटा. बहुत छोटा। सो थीटा इज वेरी स्मॉल. परफेक्ट. ठीक है. मुझे एक बात बताओ, पी क्रॉस ई देख के बताओ कि टॉर्क किस सेंस में बनेगा. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, वो वापस से आपको रेस्टोर करना चाह रहा है. तो पहला पार्ट प्रूव हो गया कि टॉर्क रेस्टोरिंग है. यस और नो. यस सर। परफेक्ट. दूसरा पार्ट, टॉर्क जो है उसकी वैल्यू होगी पीई साइन थीटा. ये तो अपने को पता है. टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पीई साइन थीटा. यस सर। थीटा जो है यहाँ बहुत छोटा है, तो हम साइन थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं क्या, अगर थीटा काफी छोटा हो तो. यस सर। तो जरा ध्यान से देखो, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा भी प्रूव हो गया है क्या? क्योंकि पी इंटू पी और ई ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ई गिवन है, पी आपका फिक्स्ड है. इसका मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. तो टॉर्क रेस्टोरिंग प्रूव कर दिया था आपने, और अभी प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूव कर दिया. दिस इज प्रोपोर्शनलिटी नॉट अल्फा. यस सर। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि सब्सिक्वेंट मोशन एसएचएम है. अग्री करते हैं. यस सर। परफेक्ट. जैसे ही ये प्रूव हो जाए कि सब्सिक्वेंट मोशन एसएचएम है, तो आप हमेशा उस टॉर्क को फिर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर देंगे. आई वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. अब मेरे को एक बात बताओ कि किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा होगा. कौन सा पॉइंट रेस्ट पे होगा, सारा पॉइंट की सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा कि एग्जैक्ट सेंटर पे होगा. एग्जैक्ट सेंटर। तो अब हम टॉर्क, जिसको हम पीई थीटा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर आपको याद होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है रॉड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड. यस और नो. यस सर। ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा रहेगा कैंसिल कर जाएगा. कैंसिल कर दें। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू, अगर मैं
ये बोल दूं तो चलेगा? एक बार चेक करिए। यस सर। और अगर ये ओमेगा है तो टाइम पीरियड को हम 2 पाई बाई ओमेगा लिख देंगे और ओमेगा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलेगा? यस सर। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम, क्योंकि इस बार बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में एसएचएम करेगा कि एंगुलर, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, एंगुलर वे में। ठीक है। यस सर। किसी और एग्जांपल के थ्रू लीनियर एसएचएम की भी बात हम लोग आगे कर लेंगे, बट अभी के लिए ये पूरा अप्रोच समझ पाए होगी। यस सर। राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन between dipole and external field, between dipole and external field. तो लेट्स से फील्ड इधर है, उसमें एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल है पी का। राइट नाउ इट्स क्रिएटिंग एन एंगल थीटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो टॉर्क क्रिएट किया होगा वो टॉर्क इस सेंस में होगा और वो होगा पीई साइन थीटा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको डी थीटा और फर्दर मूव कराऊं इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क और एंगल का डायरेक्शन सेम की ऑपोजिट? सेम होगा सर। ध्यान से, टॉर्क क्लॉकवाइज है जबकि हम एंटी क्लॉकवाइज में डी थीटा को घुमा रहे हैं, अच्छा। तो दोनों का सेंस डिफरेंट होगा। ऑपोजिट। तो अगर ओके सेंस सर। ऑपोजिट है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस की माइनस नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव ऑफ टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक चल रहा है? यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके वर्क डन को हम माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। अभी तक आपको कोई रेफरेंस डिफाइन करने की जरूरत पड़ी है क्या? कोई नो सर। रेफरेंस? क्योंकि अभी तक आपने यू डिफाइन किया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और डिफाइन कर चेंज इन रही पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। है। रेफरेंस इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए अभी तक कोई रेफरेंस डिफाइन करने का जरूरत नहीं पड़ा था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने जा रहे हैं तो हमको रेफरेंस बताना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। पीई कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया। अब मैं थीटा रेफरेंस पे यू रेफरेंस मानूंगा और यू रेफरेंस कितना होगा, 0। और जब ये थीटा एंगल होगा तो ये बनेगा यू। यूई का इंटीग्रे यूई का इंटीग्रेशन होगा यूई, लिमिट्स पुट कर देंगे, यू माइनस 0 इज यू। पीई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बता दीजिए। कॉस थीटा। ध्यान से, कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस थीटा। थीटा रेफरेंस से थीटा, माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं और कॉस में लिमिट पुट कर देते हैं। अब हम इस कंडीशन को रेफरेंस डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। दिस इज द रेफरेंस। अगर ये रेफरेंस है तो थीटा रेफरेंस कितना बता दीजिए।
इस समय पी और ई के 90 बीच में डिग्री। 90 डिग्रीज। इसका मतलब है यू का डेफिनेशन ध्यान से देखिए। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। डू वी एग्री ऑन दिस? अच्छा, अगर कोई रेफरेंस चेंज करेगा तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सर कॉस थीटा कहाँ चला गया? ये आपको अच्छा, ए बी वेक्टर को, वेक्टर वेक्टर फॉर्म हो गया। यस सर, यस सर। राइट, सो ए बी कॉस थीटा की जगह ए डॉट बी कर लिया। अच्छा, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड कि जब रेफरेंस 90 होगा तब? जब रेफरेंस 90 होगा तब वैलिड है। अगर किसी ने रेफरेंस चेंज कर दिया तो ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। परफेक्ट। इसके बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं, एंड देन वी गो टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम पॉसिबल यू, तो क्या वैल्यू होगी? मैक्सिमम पॉसिबल यू कब आएगा? मैक्सिमम पॉसिबल यू जब थीटा एंगल सबसे कम है, क्योंकि नहीं, मैक्सिमम कॉस मैक्सिमम थीटा। अच्छा। मैक्सिमम पॉसिबल जब आएगा जब cos थीटा ना -1 हो जाए, सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाए, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर अच्छा। प्लस हो जाए। यस सर। तो वो तब होगा जब cos थीटा -1 हो जाए। इसका मतलब है जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, और उस समय इसकी वैल्यू होगी P इंटू ई। यू मिनिमम कितना होगा? जब कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा तो परफेक्ट, 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री, और वो होगा -P। अगर हम रिप्रेजेंट भी कर दें, तो ये यू मैक्स का कंडीशन है, और ये यू मिन का कंडीशन। डू वी अग्री ऑन दिस? ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई अगर ये कहे कि एक फील्ड है और ये पोटेंट डाइपोल मोमेंट पी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -Pe, अभी के कंडीशन में, या -Pe cos थीटा। तो ये सही है कि गलत? गलत है सर। फॉल्स है, क्योंकि इसमें हमने सेल्फ एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल के दोनों चार्ज भी तो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, जो सिस्टम है जिसने ये फील्ड बनाया है उसके भी तो चार्ज का एनर्जी होगा, तो वो सेल्फ एनर्जी है कि नहीं? है सर। वो लिए, हाँ, लेकिन वो यहाँ पे कंसिडर्ड है कि नहीं? नहीं है सर। यहाँ पे सिर्फ इंटरैक्शन एनर्जी कंसिडर्ड है, जो कि फील्ड और पी के इंटरैक्शन की वजह से बना है। क्लियर है? यस सर। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर।
ये चार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें। आई जस्ट बी बैक इन। When you're ready with the answers, let me know.
सर 17 का आंसर डी, 19 का सी, एंड 20 का मैं मेरे को डाउट है, एंड 22 का आंसर सी। ओके। पहला तो सही है। लेट लेट मी जस्ट क्विकली चेक फॉर 20 सेकेंड, वो भी सही है आपका। इनके अप्रोच थोड़ा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट टू बी श्योर कि वी हैव सॉल्व देम करेक्टली। तो अगर हम पहला वाला की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अपने को 1000 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी ऐसा यूनिट ही होता है एक्चुअली में। 1 न्यूटन पर कूलम बोले चाहे 1 वोल्ट पर मीटर बोले, दोनों सेम बात होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है। तो हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम लिखेंगे -P E cos थीटा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो ये बनेगा √2/2 इंटू 10⁻⁻26। √2 को लगभग लगभग 1.4 लिख सकते हैं, तब जाके ये बनेगा। यही किया था। यस सर। और ये आंसर आएगा अपना जूल्स, ऐसा ही होगा। परफेक्ट। फिर पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को क्विकली। यहाँ पे सबसे पहला काम है पी कैलकुलेट कर लेना है। तो चार्ज इंटू लेंथ, इतना कूलम मीटर, तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। एक्सटर्नल फील्ड है अपने पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमको पता है टॉर्क मैक्स जो है वो हम लिख सकते हैं पी इंटू ई। तो पी इंटू ई कर देते हैं। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क वी कैन क्रिएट। परफेक्ट। आई होप यही तरीका था, है ना? यस सर। एंड क्विकली फॉर 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में an electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle 30 degree with the uniform field. So PE sine 30 is 10 √3. So PE is 20 √3. Now energy of interaction. So minus PE cos 30. Cos 30 is √3/2. माइनस PE के जगह लिख लेते हैं 20 √3। ठीक है। So this is -30, absolutely correct. Now let's come to the 20th one. An electric dipole with dipole moment is placed in an electric field. An external agent turns it slowly until its electric dipole moment becomes -4 I cap plus 3 J cap. The work done by external agent. अच्छा, एक काम करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, तो आप बोलोगे -P.E। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। तो -P इनिशियल डॉट ई मतलब इनिशियल पी और ई का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते तो शायद आपको रिजल्ट मिलता है। ध्यान से देखना। एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। यस सर। अगर मैं यू फाइनल पूछता और अगर मैं ये करता तो इस बार इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता, तो वो आता। क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने टर्न किया है तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बोल सकता हूँ। और स्लोली टर्न किया है तो डेल्टा के कितना होगा?
स्लोली टर्न करने पे जीरो। डेल्टा सी 0। परफेक्ट। इसका मतलब है एक्सटर्नल वर्क इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं, यानी एक्सटर्नल वर्क इज माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू यानी प्लस डेल्टा यू, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक्सटर्नल वर्क इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। माइनस माइनस मिलके प्लस, 16 प्लस 12 कितना, 28। इसको रीअरेंज कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। सी। लॉजिक में कोई दिक्कत? नो सर। लॉजिक ठीक है। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, एक बार देखना। सर आंसर ए बी एंड डी है क्या? आंसर एक,
ए, बी एंड डी, आप पार्शियली करेक्ट। इनफैक्ट शायद ए, बी, बिल्कुल सही है। जस्ट क्विकली प्रोसेस को वेरीफाई कर लेते हैं। टॉर्क टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क अपने पास होता है पी क्रॉस ई। तो आई जे के पी क्रॉस ई, तो पहले पी के एलिमेंट्स पुट कर देते हैं, फिर जे के ई के एलिमेंट्स पुट कर देंगे। और यहाँ बाहर में, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में है और यहाँ 10⁵ है, तो उनका सबके लिए सेम थे, तो मैंने उनको मैट्रिक्स के अंदर नहीं डाला। अच्छा, यहाँ से जब हम आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा 6। जब हम जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो एक माइनस साइन रहता है पहले से, और बनेगा 4। और जब हम के कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो बनेगा -9, और 10⁻⁻1 यहाँ से। तो टॉर्क बनेगा 0.6 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप माइनस 0.9 के कैप, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन केस अगर निकालेंगे तो माइनस पी डॉट ई करेंगे। पी डॉट ई करेंगे तो सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि जे कैप के लिए इधर जे नहीं है और इधर का के लिए इधर के नहीं है। तो आई कैप से मल्टीप्लाई होके देगा 6, यानी -0.6 जूल्स। यानी सेकंड ऑप्शन भी सही है। अगर सेकंड सही हुआ तो थर्ड ऑटोमेटिकली गलत। डी के लिए क्या किया बताओ, अप्रोच डी के लिए। उसके लिए हम बस ये जो डाइपोल का मेरे पास वैल्यू आया आई जेन के में, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ओके, तो डाइपोल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मोमेंट का हो जाएगा √13 × 10⁻⁻6 √a² + b²। और ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अगेन √13 × 10⁵ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन जब आएगा उस समय वो वैल्यू होगा P × E। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, यही किया था। बेसिकली यस। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आपको P × E चाहिए। P का मैग्नीट्यूड निकालो, E का मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि अगर आप डाइपोल को रोटेट करेंगे तो भी उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। परफेक्ट। एक स्फीयर है जिसको हम यार एक गॉसियन सरफेस मान लो। Let's say this sphere is acting as the Gaussian surface. We have n dipoles inside this sphere, and each dipole has a plus q and a minus q separated by a distance L. What is flux through this sphere? Total flux through this sphere. This is the condition of each dipole. And there are n such dipoles inside this. एन क्यू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। सर जीरो होगा। जीरो होगा, क्योंकि डाइपोल्स हैं, तो हर डाइपोल का टोटल चार्ज कितना, जीरो। तो एन यस सर। डाइपोल्स के टोटल चार्ज जीरो, यानी Q in is zero. So flux through the sphere is Q in by epsilon naught, and hence it should be zero. Do we agree on this? यस सर। Perfect.
एक और वेरिएशन है। सब तो वेरिएबल, दिस इज समथिंग व्हिच वी टेक इन द नेक्स्ट क्लास। Look at this one.
चार्जेस के आपस की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी विषय? ये जो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एक मिनट सर। हाँ। सर इसमें क्या करना वो नहीं समझ आ रहा है। चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले तो ये जो तीन पॉइंट चार्जेस हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करके एक एनर्जी क्रिएट करेंगे, याद है? एक को लाएंगे, फिर दूसरा को लाएंगे तो एक इंटरेक्शन, इसको लाएंगे तो दो नए इंटरेक्शन, ऐसे करके लिखते थे ना। यस सर। तो वो एनर्जी मिलके हो जाएगा इतना। एक एक करके सबको लाते जाएंगे, लिख लेंगे। कोई दिक्कत इसको लिखने में? नो सर। अच्छा, अब इंटरेक्शन और डाइपोल का चार्जेस के साथ, ये चार्जेस का अपना एनर्जी था। अच्छा, डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? के इंटू समथिंग बाई आर। एंगल 90 है, याद करो। केपी कॉस थीटा में अगर एंगल 90 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। यस सर। यानी इस डाइपोल का यहाँ और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना, और जीरो। पोटेंशियल कितना? जीरो। तो इंटरेक्शन एनर्जी भी कितना? जीरो। जीरो। लेकिन एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा केपी बाई आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर था ना। यस सर। करेक्ट। तो इनटू दिस क्यू। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर है हमारे लिए ये वाला डिस्टेंस विच इज √3a/2। तो ये बना 3a² बाई 4 इंटू क्यू। तो 4 के क्यू बाई 3a² और p के जगह डाल देते हैं QA/8। तो ये बन जाएगा KQ² बाई 6a। टोटल एनर्जी होगा 3 KQ² बाई a प्लस KQ² बाई 6a। तो ये बन जाएगा 19 KQ² बाई 6a। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ए। और इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ द डाइपोल को कंसिडर नहीं करना, नेग्लेक्ट सेल्फ एनर्जी ऑफ द डाइपोल।